नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम अपने सामाजिक विषय की पाठ्यपुस्तक के अध्याय क्रम में आगे चलते हैं और आज एक नवीन तथ्य जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत। क्या है दिल्ली सल्तनत? कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के और मुगल काल तक के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, दिल्ली सल्तनत क्या है उसके विषय में पहले आपको समझना चाहिए कि जो दिल्ली है उस पर जो सल्तनत कालीन जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 से लेकर के इनका जो काल रहा वो 1526 तक रहा। यानी कि देखो, पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1191 के बाद में जो भारत है उस पर विदेशियों का अधिकार हो गया था और उसी के क्रम में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर। और उस गुलाम वंश से लेकर के अंततः है जब बाबर ने 1226 में पानीपत के जो युद्ध है उसमें जब पराजित किया उसके दिल्ली सल्तनत के शासक, उसके काल तक का हमें ये जो अध्ययन करना है वो करना है दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत का पहला ही जो वंश आता है या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करता आता है वो आता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश का शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो, हम बात पहले उसके परिदृश्य की कर लेते हैं कि उससे पहले क्या स्थिति रही जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो देखो, हम बात करते हैं होता क्या है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं कि वर्तमान में अपना जो अजमेर है, अजमेर जो क्षेत्र फैला हुआ है उस अजमेर क्षेत्र में जो ये अजमेर है अपना वर्तमान, उस अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाई। किसने कराई? अजयराज चौहान। इसी अजमेर का शासक बना था चौहान वंश का उत्तराधिकारी जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज, तृतीय भी लिखा हुआ आता है, एक ही बात है दोनों, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ये एक देखो चौहान वंश का सबसे वीर और प्रतापी शासक था। इस काल की हम बात करते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के काल में जो भारत के उत्तर में गजनी आता है, गजनी या गौड़ प्रदेश था। क्या था? गौड़ प्रदेश। देखो, ये जो गजनी या गौड़ प्रदेश है वहां का शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? गोरी तेरा देश बड़ा सुहाना। कौन सा? गोरी। इस गोरी ने पृथ्वीराज के काल में भारत पर अनेक बार आक्रमण किए और उसे अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि देखो, गोरी कई किताबों में अलग अलग लिखे हुए आते हैं, कई कई जगह लिखा हुआ है कि गोरी ने 28 बार आक्रमण किया था और वो पराजित हुआ था। कई में अधिक लिखा हुआ है, कई में ये लिखा हुआ है कि 14-15 बार आक्रमण हुआ था, कई ने 11 बार लिखा है। तो उन पे नहीं जाकर के हम ये करते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गोरी है उसने बहुत बार आक्रमण किया। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो क्या होता है कि भाई जब हम अगर किसी पर 100 पत्थर फेंके तो एक एक पत्थर तो लगता ही है ना। यही स्थिति होती है कि पृथ्वीराज से मोहम्मद गोरी हर बार पराजित हो जाता तो पृथ्वीराज ने सोचा नहीं ये तो बेवकूफ है, पराजित हो जाता है फिर युद्ध करने आ जाता है, इसके विषय में क्या सोचना। और यही परिस्थिति बनती है। देखो, 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें गोरी पराजित हो जाता है। हम इसे कहते हैं ट्रायन का प्रथम युद्ध। कौन सा? ट्रायन का प्रथम युद्ध। ट्रायन का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में गोरी पराजित हो जाता है। फिर अगले ही वर्ष गोरी है वो अधिक सैन्य बल लेकर के, अधिक प्रशिक्षित सेना लेकर के आता है एक साल बाद, यानी 1192 में। और 1192 में फिर गोरी और पृथ्वीराज के बीच में संघर्ष होता है। इस बार देखो पृथ्वीराज क्या करता है कि भाई ये तो रोज सेना लेके आता है, रोज पराजित होके जाता है, इसको सीरियस लेने की कोई आवश्यकता तो है नहीं।
तो बिना कोई सैन्य व्यवस्था के, या ये मान लो कि पहले कोई पूर्व तैयारी के, ये ऐसे ही अपने सामान्य सेना लेकर के गौरी से लड़ने जाता है। और इस बार देखो कि इस प्रकार इनका जो भाग्य है वो साथ नहीं देता है पृथ्वीराज का, और इस बार पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इसी तरह इनके द्वितीय युद्ध में पकड़ करके मार दिया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो, जिसकी लेखक है चंद्रबरदाई, कौन, चंद्रबरदाई, ये जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज का दरबारी कवि और मित्र था। इसने लिखा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ये लिखता है कि भाई जो गौरी है वो पृथ्वीराज को पकड़ करके गजनी ले जाता है, और वहां जाने के बाद उसे बहुत सारी यातनाएं देता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। और चंद्रबरदाई भी वही अपनी पुस्तक यानी चंद्रदे पुस्तक जलहन चला, यानी अपने पुत्र जलहन को पुस्तक देकर के चला जाता है, कहाँ, पृथ्वीराज के पास में। और वहां एक बार सभा का आयोजित होता है तो चंद्रबरदाई कहता है कि देखो मेरे जो राजा है यानी कि पृथ्वीराज है वो शब्द वेदी वाहन चलाते हैं, यानी शब्दों को सुनकर के वाहन चलाते हैं। तो राजा सामने, गौरी सामने बैठा हुआ होता है, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है, हाथ में धनुष दिया जाता है और कहा जाता है कि लो शब्द वेदी वाहन चला के बताओ। तब देखो कि चंद्रबरदाई एक उक्ति बोलता है, वो बड़ी प्रसिद्ध है कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता बेटे सुल्तान चुके ना चौहान। क्या 4 बांस, पहले लंबाई होती थी वो बांस में मापी जाती थी, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता बेटे चौहान चुके ना, ता बेटे सुल्तान चुके ना चौहान। और इस उक्ति को सुनकर के, इस पंक्ति को सुनकर के पृथ्वीराज है वो बाण चलाता है और उसे गौरी घायल हो जाता है। और बाद में चंद्रबरदाई अपनी कटार निकाल करके पृथ्वीराज को मार देता है और स्वयं उसी कटार से मर जाता है। यानी अपनी मातृभूमि और अपने जो राजस्व प्रेम है या अपने जो राजा के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ अनुपम उदाहरण के रूप में दिखाई देता है। तो जो भी किंवदंती हो यानी किसकी पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और भारत का शासक कौन बन जाता है, भारत का शासक गौरी बन जाता है। यहाँ तक इसकी परिदृश्य था, यानी इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम अपने विषय पे आते हैं, गुलाम वंश की स्थापना। तो देखो ये जो गौरी था ये यहाँ भारत का जो प्रशासक है वो अपने गुलाम को, किसको, अपने गुलाम को बना करके जाता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बना, जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ भारत का प्रशासक यानी कि शासन संचालन का कार्यभार सौंप करके स्वयं गौर प्रदेश यानी गजनी चला जाता है। तो अभी वर्तमान में भारत का प्रशासक कौन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साथ में आया था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और गौरी अपने पुनः प्रदेश चला जाता है। अब देखो क्या होता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक पर, और यही हमारे गुलाम वंश का संस्थापक है। इसी के विषय में हमें अध्ययन करना है। अब 1206 में जो गौरी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। अब गौरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भारत का प्रशासक था, इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यानी भारत का सर्वस्व कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन गया, भारत का शासक यानी सम्राट बन गया। कब बना, 1206 में। कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और होता क्या है, देखो जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बन जाता है तो ये क्या था, एक गुलाम था। तो देखो इसके वंश को गुलाम वंश
इल्बारी वंश और यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछ ले कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, या इल्बारी वंश की स्थापना किसने की, या यामिनी वंश की किसने स्थापना की, तो आपके वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश से होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो भारत का शासक बनता है और एक नवीन गुलाम वंश की स्थापना करता है। यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, यानी इसका अन्य जो नाम मिलता है वो लाख बख्श मिलता है। और इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल रहा वो 1206 से लेकर के 1210 तक रहा, यानी कि 1206 में ये शासक बना और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही इसके बारे में ये भी जानेंगे कि इसके काल में यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी को संरक्षण दिया था। इसे हसन निजामी को, यानी कि हसन जो निजामी है उसको संरक्षण किसने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था। और देखो इसके बारे में और हम जब बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने एक सूफी संत था। कौन, सूफी संत, क्या नाम था, सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, कुतुब मीनार का। देखो इस कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण कौन कराता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत था उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और उस कुतुब मीनार का जो प्रथम मंजिल है उसका निर्माण कौन कराता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। और बाकी अन्य मंजिलों का निर्माण है वो उसके बाद में इल्तुतमिश कराता है। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो देखो यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत का संरक्षक बना वो अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है 1206 में, और एक नवीन वंश गुलाम वंश इल्बारी या यामिनी वंश की स्थापना करता है। इसका नाम लाख बख्श भी मिलता है हमें। 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहता है। हसन निजामी को एक संरक्षण देता है और एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ तक हमने समझा। अब इनके अंतिम काल की जब बात आती है तो देखो अंतिम काल में क्या होता है कि 1210 में ये चौगान खेल रहे होते हैं। क्या, चौगान, चौगान यानी पोलो, घोड़े पे बैठ करके। और इस चौगान खेल के दौरान वो घोड़े से गिर जाते हैं जिसके कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन का दामाद और उत्तराधिकारी और गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश वो शासक बनता है। यहां तक कि आप नोट करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। हाँ तो देखो हमने कुतुबुद्दीन की बात कर ली। अब कुतुबुद्दीन के बाद में हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। किसकी बात करते हैं, इल्तुतमिश की। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका दामाद और उसका उत्तराधिकारी ये भी गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन का। वो शासक बनता है, कब बनता है, 1500 सॉरी
1210 ईस्वी में। कब बनता है? 1210 ईस्वी में। तो देखो जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1210 ईस्वी में क्या बनता है? शासक बनता है दिल्ली का। और इसका जो शासनकाल रहा वो 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। कब रहा? 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश ने देखो क्या किया कि इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया गया था उसको पूरा करता है। यानी कुतुब मीनार को पूर्ण कौन करता है? जो कुतुब मीनार है उसको पूर्ण करता है इल्तुतमिश। ठीक है साहब, आगे हम बात करते हैं। तो देखो अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या गुलाम वंश का जो वास्तविक संगठन करता था या स्थापना करता था वो भी इल्तुतमिश ही था। वास्तविक संस्थापक। क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले ही बाद में गुलाम वंश की स्थापना की हो लेकिन उस साम्राज्य का जो विस्तार किया वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने देखो 1223 में मालवा पर आक्रमण कर जीत लिया। 1226 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर पर आक्रमण किया और साथ ही जालोर पर आक्रमण किया और वहां का बिल्ला दुर्ग जीत लिया। बिल्ला दुर्ग जीता। तो देखो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका दामाद गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश बनता है 1210 में। और 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है। इसने जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था उसी कुतुब मीनार का निर्माण है पूर्ण करता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। और विजय अभियान यानी मालवा, रणथंबोर, बिल्ला दुर्ग आदि पर यह आक्रमण करता है। जालोर पर आक्रमण करता है और उन्हें विजित कर लेता है। ये बात किसकी है? ये बात है इल्तुतमिश की। अब देखो इल्तुतमिश के द्वारा एक काम और करवाया जाता है वह है चहलगामी दल। क्या? चहलगामी दल। ये चहलगामी दल क्या था इसको समझना कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के अंदर 40 ऐसे विश्वस्त जो व्यक्ति थे यानी इसके मंत्री या उस क्षेत्र के जो 40 विश्वस्त जो पठान थे उनका एक दल बनाया। और उस दल का काम क्या था? राजा के कार्यों में सहयोग करना। यानी कि अपने कार्यों में सहयोग करने, अपने साम्राज्य के विस्तार करने, उस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए इल्तुतमिश ने 40 व्यक्तियों का दल बनाया। यानी ये इसके विश्वस्त व्यक्ति थे यानी अफगान नेता थे किसके? इल्तुतमिश के। यानी कि और इसी को इन्हीं 40 व्यक्तियों के दल को कहते हैं चहलगामी। क्या कहते हैं? चहलगामी। तो आपको पूछ ले कि भाई चहलगामी दल का गठन किसने किया या 40 विश्वस्त पठानों का दल का गठन किसने किया? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, देखो अभी तो ये जो 40 यानी चहलगामी व्यक्ति है वो एक राजा के अधीन कार्य करते थे। लेकिन बाद में रजिया सुल्तान के काल में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ये जो चहलगामी दल है वो ही सर्वस्व बन गया। और देखो बलवन के समय क्या होता है कि बलवन इसको पूर्णतः लोहे और रक्त की नीति को अपना करके दबा देता है। और इसी चहलगामी दल के नेताओं में बाद में जलालुद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो चहलगामी जो दल है उसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। और इसने विजय अभियानों के द्वारा क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखो इल्तुतमिश के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं उनमें जो प्रमुख हम बात करें तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश को अपने जो पुत्र और पुत्रियों में सबसे योग्य लगी इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना शासक घोषित
कर दिया, यानी अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखो ये जो चहलगानी दल के ये जो व्यक्ति थे उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि भाई एक स्त्री होते हुए, क्यों, क्योंकि जो इस्लाम धर्म होता है उसमें स्त्रियों को नकाब में रहना होता है, यानी बुर्का पहनना वगैरह होता है, और उस परंपरा के तहत रजिया नहीं चल रही थी, अतः इन्हें ये इसके सभी विद्रोही बन गए। और देखो रजिया सुल्तान के विषय में भारत की प्रथम जो शासिका है वो है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन रही, रजिया सुल्तान रही। तो अब रजिया सुल्तान के विषय में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझा होगा और आशा करता हूँ कि हमारी कक्षाएं आपको अच्छी भी लगी होगी। तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे सेंड करें, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनको अभी इनकी वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपके सामाजिक विषय की एग्जाम आपके सर पर है, 8 या 9 मई से आपकी एग्जाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हें देख करके रिवीजन कर लें, ताकि इसका परिणाम आपको भी अच्छा मिले और हमें भी पॉजिटिव मिले। धन्यवाद।